ये भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित तीसरा भाग है। इस भाग में हम विश्वविद्यालय आयोग व अधिनियम के बारे में देखेंगे और उसके बाद सैडलर आयोग के बारे में देखेंगे। सैडलर आयोग और कोशिश ये करेंगे कि हरगोट समिति भी इसी में कवर कर ली जाए। तो 1899 ईस्वी में एल्गिन के बाद वायसराय बनकर आए लॉर्ड कर्जन अपनी नीतियों के कारण भारत में विख्यात हुए सुधारों के लिए, तो वहीं बंगाल विभाजन के लिए वो कुख्यात भी हैं। 1901 में कर्जन ने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। ये विश्वविद्यालय आयोग उन्हीं के समय में बना था। तो 1901 ईस्वी में कर्जन ने शिमला में एक सम्मेलन इसलिए बुलाया कि शिक्षा के सभी क्षेत्रों की समीक्षा की जा सके। उसके बाद 1902 ईस्वी में कर्जन ने सर थॉमस रैली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया। और फिर उसके बाद इस आयोग में कौन कौन शामिल थे, तो इसमें दो नाम बहुत प्रमुख है जो भारतीय थे, सैयद हुसैन और जस्टिस गुरुदास बनर्जी, ये शामिल थे। इस आयोग का उद्देश्य क्या था, तो एक लाइन में अगर उसकी बात की जाए तो विश्वविद्यालयों की स्थिति का अनुमान लगाना और उनके संविधान तथा कार्यक्षमता के बारे में सुझाव देना। और इस आयोग का कार्य क्षेत्र देख लेते हैं। इस आयोग का कार्य क्षेत्र उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय तक ही सीमित रहा। इसका ये दोष मान लीजिए या गुण मान लीजिए। तो इसका कार्य क्षेत्र विश्वविद्यालय तक ही, उच्च शिक्षा तक सीमित रहा। 1904 ईस्वी में कर्जन के समय ही विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, जिसकी सिफारिशें इस प्रकार आपको सामने हैं। जो समस्याएं आज विश्वविद्यालय की है वही समस्या आपको पहले भी दिखेंगी। कुछ अब बेहतर हुई हैं, उन समस्याओं का निराकरण धीरे धीरे किया जा रहा है। तो पहला कार्य क्षेत्र इसका आप बात कर रहे हैं, तो विश्वविद्यालयों को इन्होंने कहा, इस सिफारिश की कि विश्वविद्यालयों को अध्ययन एवं शोध कार्य हेतु प्रोफेसरों एवं लेक्चरों की नियुक्ति करनी चाहिए। साथ ही प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों की स्थापना के साथ विद्यार्थियों को सीधे शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। विश्वविद्यालय में इसके अतिरिक्त ये भी सिफारिश इसने की थी कि विश्वविद्यालय में उप सदस्यों की संख्या 50 और अधिकतम 100 होनी चाहिए। इन सदस्यों को कौन मनोनीत करेगा? सरकार मनोनीत करेगी। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे उनमें सदस्यों की संख्या अधिकतम 20 और न्यूनतम 15 होनी चाहिए थे। और उप सदस्य भी नियुक्त किए गए थे जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का तय किया गया था। इस अधिनियम द्वारा सरकार ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया। सीनेट द्वारा लाए गए किसी भी प्रस्ताव पर सरकार को वीटो प्राप्त हो गया। यानी सरकार इस अधिनियम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोलिंग अपने हाथ में ले रही, नियंत्रण अपने हाथ में रखने का प्रयास किया। सरकार सीनेट के नियमों को परिवर्तित एवं संशोधित करने के साथ ही नए नियम भी बना सकती थी। अब यानी इन विश्वविद्यालयों का भविष्य निर्भर हो गया किस पर? ये सरकार पर। अशासकीय नॉन गवर्नमेंट विद्यालयों या कॉलेजों में सरकारी नियंत्रण कठोर हो गया और महाविद्यालय से संबद्धता एफिलिएशन होना कठिन हो गया। तो ये बातें थी इसमें। और आगे अब विश्वविद्यालयों के अधिकार मिल गया कि वे एक ऐसी संस्था जो विश्वविद्यालय से संबद्ध होनी चाहती हैं का निरीक्षण कर उसकी कार्यकुशलता के बाद उसके संबंध और असंबंध पर निर्णय ले, यानी संबद्धता दे या तो ना दे। तो ये आज भी होता है। जैसे विश्वविद्यालय है अपने से जुड़े हुए महाविद्यालयों को वो जोड़ते भी हैं उनके कार्यकुशलता से देखते हुए। जैसे आप उदाहरण लीजिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज
CMP हैं, ईश्वर शरण हैं और तमाम कॉलेजेस हैं। अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के पास इन विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार था। तो ये फैक्ट्स हैं, ये आपको ऐसे ही समझना होगा। अब जो कर्जन ने किया तो उसका राष्ट्रवादी तत्वों ने इस अधिनियम पर कड़ी आपत्ति जताई। अब देखिए, कर्जन की नीति के परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालयों के सुधारों के लिए प्रतिवर्ष कर्जन ने व्यवस्था की 5 लाख रुपए 5 वर्ष के लिए व्यवस्था की गई थी कि वो प्रतिवर्ष सरकार यानी अंग्रेजी सरकार 5 लाख रुपए खर्च करेगी किस पर? शिक्षा पर। कर्जन के समय इसके साथ ही इनका अलग वीडियो बनेगा तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कृषि विभाग, पुरातत्व विभाग और भी तमाम पुरातत्व विभाग के साथ कई सुधार हुए कर्जन के, तो उसको अलग से वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ ये नोट करने वाली है, कर्जन के समय ही भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति की गई और इस स्थान को ग्रहण करने वाला पहला व्यक्ति जो था HW ऑरेंज थे। ये आप याद रखिएगा, शिक्षा महानिदेशक पद पर पहली बार कौन नियुक्त हुआ था? HW ऑरेंज। अब 21 फरवरी 1913 की शिक्षा नीति के सरकारी प्रस्ताव में प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। अब देखिए, धीरे धीरे भारत में जितने भी अंग्रेजी शासन के अधीन क्षेत्र थे उनमें आप देखिए कि ये विश्वविद्यालय खोलने की बात करें, धीरे धीरे भारत में शिक्षा का विकास आपको नज़र आता दिखाई पड़ेगा होता हुआ। आप देखिए कि जहाँ गिने चुने विश्वविद्यालय हुआ करते थे, लेकिन बाद में वही विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ गई धीरे धीरे। बहुत से आज भी भारत में, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आज़ादी से पहले मैं बताया 19 विश्वविद्यालय थे, तो आज भी कहीं ना कहीं वो चल रहे हैं। इसके बाद इसमें एक पॉइंट देख लेते हैं और सरकार ने प्रांतों की सरकारों को प्रेरित किया कि वे समाज के निर्धन अत्यंत पिछड़े हुए वर्गों निःशुल्क शिक्षा दिलाने का प्रबंध करें। निःशुल्क शिक्षा की बात कर्जन के समय से उठने लगी थी, बाद में हमारे यहाँ निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई बहुत बाद में प्राथमिक स्तर पर। अब इसके बाद देखिए सैडलर आयोग 1917 ईस्वी में इसकी जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याएं थीं उसके अध्ययन करने के लिए डॉक्टर EM सैडलर के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया। अब इस आयोग ने 2 भारतीय थे, आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद। इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ माध्यमिक स्नातकोत्तरीय शिक्षा पर भी अपना मत व्यक्त किया। 1904 ईस्वी में जो कर्जन के समय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, इस आयोग ने उसकी कड़ी निंदा की और आयोग ने अपने सुझाव दिए, जिनके सुझावों को आगे हम देखते हैं। पहला सुझाव उन्होंने क्या दिया कि इंटर व उत्तर माध्यमिक परीक्षा को माध्यमिक विश्वविद्यालयी शिक्षा के मध्य विभाजन रेखा मानना चाहिए। पहली सिफारिश ने की कि इंटर व उत्तर माध्यमिक परीक्षा को माध्यमिक विश्वविद्यालयी शिक्षा के मध्य की विभाजन रेखा माननी चाहिए। और इसने ये भी बात कही कि स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। कितने वर्ष की? 12 वर्ष की। इसके बाद इसने ऐसे शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने के लिए कहा, सुझाव दिया जो इंटरमीडिएट महाविद्यालय कहलाएं। इंटरमीडिएट महाविद्यालय के स्थापना पर स्थापित करने के लिए सुझाव दिए और ये भी कहा कि ये महाविद्यालय इंटरमीडिएट चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं।
और चाहें तो वो संबद्धता ले सकते थे। इसके बाद उन्होंने इस सैडलर आयोग ने आगे जो कहा, प्रशासन इसका कैसे चलेगा, जो उन्होंने कहा कि हाँ स्कूल ये स्थापित हो जाएंगे, तो उसी की सिफारिश पर माध्यमिक तथा उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का निर्माण किया जाए। उसने कहा कि जो स्नातकोत्तरी महाविद्यालय और जो भी शिक्षा से जुड़ा है उसका नियंत्रण उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से उसका प्रशासन चलाया जाए। और ये भी कहा कि इसके पास क्या होना चाहिए, वो ऑनर्स और साधारण पाठ्यक्रम वो अपना शुरू कर सके, उनको छूट दी जाए। सुझाव दिया विश्वविद्यालयों को ये भी सुझाव दिया गया इस सैडलर आयोग में कि वो इतना कड़े नियम ना रखें कि उसमें तमाम जटिलता उत्पन्न हो। यानी बहुत सख्त नियम का विरोध किया, बहुत सख्त नियम का इस आयोग ने विरोध किया। और इसके बाद इसने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, वो ये थी कि प्राचीन संबद्ध विश्वविद्यालयों की जगह पूर्ण स्वायत्त आवासीय एवं एकात्मक स्वरूप के विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। इस पर बल दिया कि सुझाव दिया। इसी ने कहा कि इंटर के बाद, आज जो आप लोग बीए करते हैं, बीए इंटर के बाद इसने कहा कि 3 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम होना चाहिए। आप देखिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और तमाम विश्वविद्यालय हैं वो 3 वर्ष में बीए यानी ग्रेजुएशन की डिग्री देते हैं। तो ये सैडलर आयोग की ही सिफारिश थी जो आज तक ये चल रहा है। इसके बाद इसने महिलाओं के बारे में भी विचार किया कि महिला शिक्षा के प्रसार के लिए क्या किया जाए। बोर्ड का निर्माण किया गया, बोर्ड का निर्माण किया जाए। इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा महिला शिक्षा पर किस प्रकार से तमाम आयोग ने अपनी जो है असंतुष्ट थे वो किस प्रकार से अपना वक्तव्य दिया था, उसी को ध्यान में रखकर महिला बोर्ड की स्थापना की बात कही। इसके बाद आयोग ने यह भी कहा कि ढाका और कलकत्ता विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के लिए एक प्रशिक्षण विभाग खोलने के लिए कहा। एक प्रशिक्षण विभाग, शिक्षक जब प्रशिक्षित होगा तो और बेहतर ढंग से ज्ञान दे सकता है, तो इसलिए इनमें शिक्षकों के भी प्रशिक्षण पर बात कही गई। इसके बाद आयोग ने व्यावसायिक कॉलेज खोलने
और सरकार का ध्यान खींचा, यानी व्यावसायिक कॉलेज खोलने की ओर सरकार का ध्यान खींचा कि व्यावसायिक कॉलेज और खोले जाएं। सैडलर आयोग के सुझाव पर ही, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, सैडलर आयोग ने जो सुझाव दिया था उसी के सुझाव के आधार पर आप देखिए उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई। किसके सुझाव पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी की स्थापना हुई? तो ये सैडलर आयोग के सिफारिश पर। अब 1913 में शिक्षा नीति और 1917 के सैडलर आयोग के सुझावों के बाद देखिए भारत में एक के बाद एक यूनिवर्सिटी की स्थापना होना शुरू हो जाती है। लगभग इसी समय 1916 में आप देखिए मैसूर और पटना, आप देखिए मैसूर में और बनारस में, 1916 में मैसूर और बनारस में BHU जो बना है वही दो यूनिवर्सिटी स्थापित हुई। 1917 में ये यूनिवर्सिटियों का कब कौन स्थापित हुआ मैं बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, उसको देखिएगा। 1917 में पटना विश्वविद्यालय बना। 1918 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद बनी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनी। और 1920 में अलीगढ़ कायम हुआ और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। अब विश्वविद्यालयों के संचालन का जहाँ तक प्रश्न है, संचालन का प्रश्न है, तो इनको क्या किसको दिया गया जिम्मा इसका कि संचालन कौन करेगा? प्रांत करेंगे, प्रांतों को दिया गया था। ये याद रखिएगा कि विश्वविद्यालयों को जो ये बने थे 16, 17, 18, 20 आज़ादी से पूर्व, उनको प्रांतों को दिया गया था। अब मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार आया 1919 में। इसके अंतर्गत शिक्षा विभाग को कहाँ भेजा गया? ये कहा गया प्रांतों एवं लोक निर्वाचन मंत्री के अधीन कर दिया गया। प्रांतों में तो चल रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए लोक निर्वाचन मंत्री के भी अधीन कर दिया गया, उसको भी शामिल कर दिया। अब देखिए केंद्र सरकार यानी अंग्रेजी सरकार जो उस समय थी ने अपने को क्या किया? शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया, शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया। अब इसके बाद जब ये मुक्त कर लिया तो जो अनुदान दे रही थी उस समय अंग्रेजी सरकार, अनुदान भी क्या हुआ? बंद कर दिया गया। अब प्रांतों के पास इतना व्यवस्था नहीं थी कि जिस प्रकार से पहले अनुदान मिल जाता था तो और बेहतर ढंग से व्यवस्थाएं स्थापित हो जाती थी, वो अब थोड़ा आसानी से नहीं हो पाती थी, क्योंकि उनके लिए ये अनुदान बंद होने से उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, उनको काफ़ी समस्याएं उठानी पड़ी। इसके बाद हम लोग देखेंगे हरगोट समिति। 1929 ईस्वी में भारतीय परिनीति आयोग, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन
इस कमीशन ने सर फिलिप हरगोट, जिनका नाम है, हरगोट के नेतृत्व में क्या किया? शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट के लिए, शिक्षा पे क्या विकास हुआ उसकी रिपोर्ट के लिए एक सहायक समिति का गठन किया। इस समिति ने, ये जो समिति गठन हो रहा है, इस समिति ने प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर बल दिया, प्राथमिक शिक्षा के महत्व को बताया। माध्यमिक शिक्षा के बारे में जो सुझाव दिया, माध्यमिक शिक्षा के बारे में आयोग ने मैट्रिक स्तर पर विशेष बल दिया। इसके बाद ये कहा कि ग्रामीण स्तर के, ग्रामीण अंचलों के जो विद्यार्थी, अंचलों के विद्यार्थियों को आयोग ने वर्नाक्यूलर मिडिल स्तर के स्कूल पर ही रोकने की बात कही। अब देखिए, ये कह रहा इस आयोग, ये हरगोट समिति, कि ग्रामीण अंचलों के जो विद्यार्थी हैं उनको आयोग वर्नाक्यूलर मिडिल स्तर के, जब वो स्कूल शिक्षा ले लें या इस स्कूल, तो उनको रोक दें। और क्यों रोकें? उन्हें शिक्षा से नहीं वंचित करें, बल्कि उनको व्यावसायिक या औद्योगिक शिक्षा देने का सुझाव दिया, क्योंकि बेरोजगारी उस समय भी थी और आज भी बेरोजगारी भारत में है। तो व्यावसायिक शिक्षा से ये आत्मनिर्भरता आती है। कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई शिक्षा लेकर छोटा मोटा कार्य कर प्रोफेशनल वो हो गया, तो वो अच्छा खासा उसमें कर सकता है। तो व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा पर बल दिया कि उनको रोक कर उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, ताकि और भी बेहतर वो कर सकें। और ये भी इस आयोग ने जाहिर किया कि विश्वविद्यालयों में आज भी भारतीय यूनिवर्सिटियों की ये समस्या है कि उसकी गुणवत्ता पर लेकर, शिक्षा के स्तर की गुणवत्ता पर लेकर तमाम प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं। तो विश्वविद्यालय में किए गए अनुपयोगी प्रवेशों से शिक्षा का स्तर गिरता बताया हरगोट समिति ने, कि जो अनुपयोगी प्रवेश किए गए हैं यहाँ, तो उसके कारण ये उनका स्तर गिर रहा है विश्वविद्यालयों का। आयोग ने विश्वविद्यालयों को सुझाव दिया कि वह ऐसे छात्रों को प्रवेश दें एवं उसके लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करें जो योग्य हों। अब योग्यता पर उन्होंने कहा कि ऐसे छात्रों को लाकर यूनिवर्सिटी में आप दाखिला करा लीजिए, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, कि वो पढ़ने में ठीक हों और योग्य हों यूनिवर्सिटी पढ़ने के। तो इसने, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा ये सुझाव। इसके बाद हरगोट समिति, आपको याद रखना है, ये हरगोट समिति की सिफारिश
के आधार पर 1935 ईस्वी में एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हुआ। बोर्ड का पुनर्गठन हुआ। अब इसके बाद देखते हैं गांधी जी की जो ये शिक्षा की वर्धा योजना के बारे में। वर्धा योजना ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1935 में आपको मैं बताया 1919 के बाद मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के बाद आप देखिए द्वैध शासन स्थापित हुआ। द्वैध शासन के अंतर्गत प्रांतों को दे दिया गया था कि हाँ अपनी विश्वविद्यालयों की व्यवस्था करें। अनुदान भी बंद कर दिया था, तो विश्वविद्यालय की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम आया। भारत सरकार अधिनियम, आज जो हमारा संविधान है इसी भारत सरकार अधिनियम से 70 से 75% जो बातें कही गई थी उसको वैसे ही आज मान लिया गया है। तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम जब आया, ये प्रांतों में द्वैध शासन को ख़त्म कर दिया, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हरिजन के अंकों में, अपने जो पत्र थे अंकों में शिक्षा पर एक योजना प्रस्तुत की, और इसी योजना को कहा गया वर्धा योजना। तो वर्धा योजना कब प्रस्तुत की? 1937 में। कौन? गांधी जी ने। इस योजना के अंतर गांधी जी ने जो पाया वो ये पाया कि अध्यापकों के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, परीक्षण एवं प्रशासन पर बल दिया गांधी जी ने। आज भी आप देखिए कि लोग पीएचडी कर एक विषय सब्जेक्ट एक क्षेत्र में पीएचडी कर वो अपॉइंट हो जाते हैं। उनके एक प्रशिक्षण के लिए, जैसे आईएएस ऑफिसर, आईएएस अधिकारी चुनता है तो उसके लिए बाकायदा वर्ष भर ट्रेनिंग उसको दी जाती है और कई साल वो रह कर क्षेत्र में काम करता है। लेकिन आप देखिए एक प्रोफेसर नियुक्त होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, या और भी क्षेत्रों में देखिए जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं, तो उसको वो केवल पीएचडी किया, उसको कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जाता कि यहाँ नौकरी मिलने के बाद उसे विशेष प्रशिक्षण। हाँ, समय समय पर उनके प्रमोशन के लिए बात की जाती है कि ओरिएंटेशन कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स और तमाम चीज़ें करने के लिए, लेकिन इनके अपॉइंटमेंट के बाद भी इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये प्रशिक्षित हैं, वैसे तो काफ़ी पीएचडी करते हुए उनको काफ़ी अनुभव हो जाता है, लेकिन अगर उनको प्रशिक्षित कर दिया जाए वो अपने कार्य क्षेत्र में और बेहतर ढंग से प्रशासन और शिक्षा को आगे ले जा सकते हैं। तो गांधी जी ने इस कमी को देखा, उन्होंने इस पर कहा कि इनको प्रशिक्षण मिलना चाहिए, तो और वो बल भी दिया इसके लिए। और उन्होंने कहा कि योजना में सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया था? हस्त उत्पादन को, उत्पादन कार्यों को दिया गया था कि हाँ ऐसी शिक्षा दी जाए कि जिससे व्यक्ति कोई ना कोई कार्य शुरू करे। और इसी हस्त उत्पादन के द्वारा अध्यापकों को क्या किया जाए? अध्यापकों के वेतन की व्यवस्था की जाए, वेतन दिया जाए। ये आत्मनिर्भरता की इस स्तर पर
गांधी जी बात कर रहे हैं कि यहाँ उनको छात्रों को हस्त उत्पादन पर ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जाए ताकि वो करें, उसको नियंत्रण में के रख कर उसी के वो जो उत्पाद हो उसी को बेचकर क्या करें, अध्यापकों को वेतन दिया जाए। अब इस योजना में यह भी कहा गया था, गांधी जी ने यह भी कहा था, 7 वर्ष जो है मातृभाषा यानी कोई भी विद्यार्थी है जो जिस क्षेत्र से आता है वो अपनी मातृभाषा में लगभग 7 वर्ष क्या करेगा, अध्ययन करेगा, ताकि चीज़ों की अच्छी समझ उसके अंदर बैठ जाए। यह योजना अब देखिए उसी समय 1939 से शुरू हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 तक चला और 1937 में ये वर्धा योजना आई। लेकिन ये सेकंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हो गया तो ये खटाई में पड़ गई ये योजना, और जब ये खटाई में पड़ गई 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद आज तक इस पर विचार किया जा रहा है। इसका अंतिम जो भाग होगा हम उसमें देखेंगे सार्जेंट योजना, राधा कृष्णन आयोग और उसकी सिफारिशें, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप जो इसको मैं इसलिए लिखता गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मिस कर जाएं कोई बात आप, तो इसमें थोड़ा सा लंबा हो जाता है समय, नहीं इसी में इसको ऐड कर लेता। तो ये 3 बातें हम अगले भाग में जो अंतिम भाग होगा उसमें देखेंगे। धन्यवाद।